बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात जाते हैं और अगर आपका स्टेटस विज़िट वीज़े पर है तो कोशिश ये करें कि आप विज़िट वीज़े का जो दौरानिया है उसी ड्यूरेशन में आप वहाँ से एग्ज़िट कर लें। बाज़ औक़ात आप पर ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं वो एब्सकॉन्डिंग लगा देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि एब्सकॉन्डिंग क्या होती है और कैसे इसको रिमूव करवाया जा सकता है। बात यह है कि कोई भी एजेंट होता है उसके पास एक कोटा होता है, वो कोटे के मुताबिक वीज़ा जो है वो इशू करता है। फ़र्ज़ कर लें कि एक ट्रैवल एजेंसी के पास 50 विज़िट वीज़ों का कोटा है। अब डेफ़िनेटली आप जब उससे विज़िट वीज़ा लेते हैं तो वो अपने कोटे में से आपको वीज़ा देता है। फ़र्ज़ कर लें कि 50 वीज़ों में से एक वीज़ा इशू हो गया, अब उसके पास 49 वीज़े पीछे रह गए हैं, तो वो उतने वीज़े जारी कर सकता है। अब अगर कोई आदमी वहाँ जाके स्लिप हो जाता है, स्किप हो जाता है, वापस नहीं आता, तो वो एजेंट मजबूर होकर जो है वो एब्सकॉन्डिंग फ़ाइल करता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब तक आप वहाँ से एग्ज़िट नहीं करेंगे तो उसका जो एक वीज़े का कोटा है वो ब्लॉक रहेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो नया वीज़ा जारी नहीं कर सकता। तो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो इंतज़ार भी करते हैं कि शायद आप अपना ओवर स्टे का जुर्माना अदा करके और वापस चले जाएं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो अमूमन ट्रैवल एजेंसीज़ ऐसे करती हैं कि आप पर एब्सकॉन्डिंग फ़ाइल कर देती हैं, आपको मफरूर डिक्लेयर कर देती हैं, आप पर हरूब लगा देती हैं। ठीक है, उसका ये होता है कि आप पर डे बाय डे फ़ाइन ओवर स्टे का जमा होता रहता है। 50 दरहम पर डे का फ़ाइन होता है, तो वो फ़ाइन तो आपने पे करना ही करना है। उसके अलावा एब्सकॉन्डिंग लगवाने से आपका ये नुकसान होता है कि आपका जो नया वीज़ा है वो नहीं लगता। ठीक है, ना तो आपका विज़िट एक्सटेंड हो रहा है, ना ही आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में तब्दील होगा और ना ही आप वहाँ से एग्ज़िट कर पाएंगे। तो एब्सकॉन्डिंग को रिमूव कराने का जो सबसे आसान अमल है वो ये है कि आप अपने एजेंट से रब्ता करें। जिस एजेंट से आप वीज़ा लेकर आए थे, जिन्होंने आप पर एब्सकॉन्डिंग फ़ाइल की है, तो उनसे आप बारगेनिंग करें, जो उनका नुकसान हुआ है वो आप उन्हें अदा करें, अपना जुर्माना पे करें और टिकट करवा के पाकिस्तान जो है वो आ जाए। अगर कोई कंपनी आपको जॉब देती है तो आपको एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मुतादिद वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ। अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं और कोई भी कंपनी आपको जॉब देना चाहती है तो आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा इनसाइड। उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 600 से 700 दरहम उसकी फ़ीस होती है, उसे चेंज स्टेटस फ़ीस कहते हैं। ठीक है, अब एक आदमी जो है वो 1 महीने का वीज़ा लेके जा रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको विज़िट पूरा करके या तो वापस आना है या फिर अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लेना है। 10 दिन का ग्रेस पीरियड अब नहीं मिलेगा आपको। पहले ये होता था कि 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था, तो आप आराम से यह है कि कोई सेटिंग बना के आ जाया करते थे। अगर 1 महीने का वीज़ा है तो 30 दिन मिलेंगे, 2 महीने का वीज़ा है तो 60 दिन मिलेंगे। इसी ड्यूरेशन में आपने अपना स्टेटस चेंज करना है या फिर आपने वापस आना है। ओवर स्टे आपने नहीं होना, क्योंकि अगर आप ओवर स्टे होते हैं तो एजेंसी जो होती है, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, वो फिर डेफिनेटली उनका कोटा ब्लॉक होता है, उन पर फ़ाइन आता है। वो अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पर एब्सकॉन्डिंग लगा देते हैं। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी ने आपको कैंसिल कर दिया है, तो आपके पास कुछ टाइम होता है, आप कोई नई जॉब तलाश करके वहाँ पे ट्रांसफ़र आप ले लें। अगर उसके बावजूद भी आप कंपनी ने आपको कैंसिल किया हुआ है, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे या अपने वतन नहीं जा रहे, तो डेफ़िनेटली कंपनी आप जो है वो आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है, आप पर एब्सकॉन्डिंग लगा सकती है। इसके अलावा एक भाई ने सवाल किया था कि अगर हम एक कंट्री से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, यूएई से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, तो क्या तमाम गल्फ़ ममालिक से हम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं? पहली बात तो ये है, एक इमिग्रेशन बैन होता है, एक एम्प्लॉयमेंट बैन होता है, एक ट्रैवल बैन होता है। बैन की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। ठीक है, अगर आप किसी जगह पे मतलूब हैं तो वहाँ की पुलिस आपको पकड़ सकती है, आप पर केस चला सकती है, आपको सज़ा दिलवा सकती है और आपको लाइफ टाइम डिपोर्ट करके ब्लैक लिस्ट कर सकती है। जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कतर है, ओमान है, कुवैत है, मुत्तहिदा अरब अमारात है और सऊदी अरब है, ये आपस में एक गल्फ़ एसोसिएशन वन यूनिट सर्कल में आते हैं। अगर आप पर कोई बड़ा जुर्म है, कोई बड़ा केस है, इमिग्रेशन बैन है, तो एक मुल्क की गवर्नमेंट दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट को भी ये इन्फॉर्मेशन पास करती है, जिसकी वजह से बाकी वीज़े भी आपके रुक सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है।
अगर आपका कोई मसला जो है वो यूएई की गवर्नमेंट के साथ है तो आप उसको सॉल्व करवाएं। आप अपना लॉयर हायर करें, वो वकील जो है वो परसू करेगा और आप पर जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म करवाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप दोस्तों के लिए। पाकिस्तान से अगर जॉब की तलाश में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि 2 महीने का वीज़ा लेके जाएं, क्योंकि विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, आपको वहाँ से एग्ज़िट करना होगा। और अगर आपको कोई कंपनी जॉब देती है तो इनसाइड आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। दुबई वीज़े की अगर हम बात करते हैं तो दुबई वीज़ा है या शारजा वीज़ा है या अबू धाबी वीज़ा है, 3 इमिग्रेशन काम कर रही हैं इस वक्त पूरे यूएई में। तो आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट होता है तो चार्जेस नॉन रिफंडेबल होते हैं। और इसके अलावा कुछ एजेंट्स हैं जो कि कैश गारंटी मांगते हैं और शख्सी ज़मानत भी मांगते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और वो हमें ये कहता है जी हमने आपसे वीज़ा लेना है, आप हमें वीज़ा दे दें, तो 1 महीने की वीज़े की जो प्राइस है वो इस वक्त 40 से 45 हज़ार है नॉर्मल नॉन रिफंडेबल, और 2 महीने वीज़े की प्राइस 50 से 55 हज़ार है नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, वीज़ा आपका कैंसिल हो गया, तो जो चार्जेस होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। इसके अलावा हम लोग 1 लाख रुपया कैश गारंटी लेते हैं और साथ में शख्सी ज़मानत भी लेते हैं। आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर भी आप हमारे साथ एसोसिएट करवाएंगे ताकि हम उनके साथ राब्ते में रहें। जो शख्स हमसे वीज़ा लेके जाता है वो एजेंसी के अकाउंट में 1 लाख रुपया पर पासपोर्ट के हिसाब से गारंटी जमा करवाता है। ये गारंटी काबिल वापसी है, अगर आप टाइम पे वापस आ जाते हैं तो आपको ये गारंटी रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आप वहाँ जाके वापस नहीं आते और आप ओवर स्टे हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये गारंटी आपकी ज़ब्त कर ली जाएगी और कंपनी आप पर एब्सकॉन्डिंग फ़ाइल कर देगी। फिर एब्सकॉन्डिंग को रिमूव कराने के मज़ीद आपका जो है वो ख़र्चा होगा। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्टे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइन है उन पे, और अगर वो फ़ाइन पे नहीं कर सकते और वो आउट पास बनवा कर आते हैं पाकिस्तान, तो ऐसे में ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता है। आपके फ़ाइन में आपको मैक्सिमम फेवर देती है यूएई की गवर्नमेंट। और इसके अलावा अगर आप आउट पास लेके आते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आउट पास लेकर आने का मतलब ये है कि एक किस्म से उन्होंने आपको डिपोर्ट कर दिया या आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया, आपकी आपकी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है। तो जो लोग फ़ाइन पे नहीं करते, आउट पास लेके आते हैं, वो फिर दोबारा कभी यूएई के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, ये उनका वीज़ा जो है वो बड़ी मुश्किल से लगता है। और पहली बात यह है कि पाकिस्तान के वैसे ही कोई तकरीबन 25 एक शहर हैं जो कि बैन हैं, उनके वीज़े लगते ही नहीं हैं। डेरा गाजी खान है, डेरा इस्माइल खान है, लाड़काना है, पारा चुनार है, और इसके अलावा सखर है, और बहुत सारे ये शहर हैं। तो अमूमन इनके वीज़े लगते ही नहीं हैं। ठीक हो गया जी। बहरहाल ये कि एयरपोर्ट की पॉलिसी में जब आप जाते हैं तो शो मनी भी चेक करते हैं, कभी कभार वो हर किसी से चेक नहीं करते। तकरीबन 5,000 दरहम शो मनी होनी चाहिए, रिटर्न टिकट हो, वीज़ा ओके टू बोर्ड हो, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस हो, होटल की बुकिंग हो, तो ये चीज़ें वो चेक करते हैं। तो ये कुछ मालूमाती वीडियो थी यूएई के हवाले से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।